नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है हमारे चैनल ना कहूँ से दोस्ती पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जो शायद थोड़ा आपको कुछ अलग सा लगे। हो सकता है कि आपको मेरी बातें सही न लगें, तो इसलिए मैं अभी से कह रहा हूँ कि यदि आपको मेरी बातों में कोई दिक्कत नज़र आती है तो आप उसके ऊपर कमेंट ज़रूर करें और इस चैनल को कृपया लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए यूपीआई कोड या क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। आज का विषय है क्या? एक्चुअली कुछ दिन पहले ही मेरी बात अपने एक मित्र से हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि यह देश संविधान से चलता है और इसलिए हम सभी को संविधान मानना चाहिए। मैंने इस विषय पर सोचा और जब मैं इस विषय पर सोच रहा था तो मैंने संविधान के विषय में सोचना शुरू किया। और जब मैंने संविधान के विषय में सोचना शुरू किया तो मैंने ये देखने की कोशिश की कि संविधान का कौन सा ऐसा हिस्सा है जो हमें एक नागरिक की तरह कुछ करने को कहता है। क्योंकि यदि हमें संविधान के हिसाब से चलना चाहिए तो संविधान में कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो हमें एक नागरिक की तरह वैसा करने को कहती हूँ। तो संविधान के हिस्सों पे अगर आप नज़र डालें, संविधान में हमारा जो संविधान है इसमें कुल 25 हिस्से हैं। जब ओरिजिनल संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें 22 हिस्से थे। बाद में अमेंडमेंट्स वगैरह के थ्रू 3 हिस्से और जुड़े, यानी कुल 25 हिस्से हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जिनको पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जो अलग अलग विषयों से डील करते हैं। तो इसलिए अपनी बात को आगे बढ़ाने के पहले मैं चाहूँगा कि इस संविधान के अलग अलग पार्ट्स को आप एक बार देख लें कि ये है क्या। ये डिटेल इन विषयों के बारे में नहीं, मैं सिर्फ ये संविधान के अलग अलग पार्ट्स किन विषयों से डील करते हैं मैं सिर्फ इसके बारे में बात करूँगा। उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोविजंस क्या हैं ये सभी, इनके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उनके बारे में बाद में एक बार में बात करेंगे। तो पार्ट 1 से पार्ट 4A तक अगर आप देखें तो पार्ट 1 है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यानी यूनियन क्या है, यूनियन ऑफ इंडिया क्या है और उसकी टेरिटरी क्या है। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, यानी कौन इंडिया का सिटीजन होगा, इसका डेफिनेशन और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस। पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट्स का, वो कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स हैं जो गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन है जो सिटीजन्स को दिए गए हैं, a guarantee against state action. Part 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट को फ्यूचर में किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए उसके लिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज 4A में, जिसको कि 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके बाद पार्ट 5 है द यूनियन, यानी जो इंडियन यूनियन है, जो सेंट्रल, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, या द यूनियन वो है क्या, उसके क्या क्या पार्ट होंगे और उसका क्या उसके क्या रूल्स रेगुलेशंस वगैरह क्या होंगे, ये उसके बारे में। फिर स्टेट्स के बारे में भी इसी तरह से है, जो इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो जो ये स्टेट्स हैं अलग अलग जिनके जो इस यूनियन का हिस्सा है, वो स्टेट्स जो हैं उनके बारे में यही सभी चीज़ें डिटेल से बताई हुई हैं। फिर तीसरा हिस्सा यूनियन टेरिटरीज, जो आपके देश में 3 तरह के सब्जेक्ट हैं, एक तो मतलब 3 तरह के जोग्राफिकल यूनिट्स हैं। एक तो द यूनियन है यानी द होल ऑफ इंडिया, और उसके लिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है। द स्टेट्स, यानी जो आपके स्टेट्स हैं जिनको आपको कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है, जिसके बेसिस कुछ भी हों, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ कि वो स्टेट्स कैसे बने, क्यों बने, मैं इनमें नहीं जा रहा हूँ। द स्टेट्स हैं, बस एक इशू ये है। और यूनियन टेरिटरी ये, और इनमें
इनकी लिमिट्स, इनको क्या पावर्स होंगी, ये सभी चीज़ें इनके अंदर दी हुई हैं। फिर आप आते हैं पार्ट 9 से पार्ट 10 तक। 9 में है पंचायत, आर्टिकल 243 से 243O तक। चलिए खैर, मैं इसके बारे में ये राजीव गांधी जी का दिया हुआ है, जब वो पंचायती राज का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए थे। पार्ट 9 है। पार्ट 10 है, 9A है द म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 11B है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। पार्ट 10 है द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज, इनके बारे में है। यहाँ भी ये अलग अलग क्या है, क्या क्यों हैं, इनकी पावर्स क्या हैं, इनके भीतर इनको कौन से राइट्स हैं, कौन से इनके ऊपर लिमिटेशंस हैं, इनके ऊपर बात की गई है। पार्ट 11 आपका है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड द स्टेट्स। पार्ट 12 है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये इसके बारे में है। पार्ट 13 है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। और पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स, जो भी सर्विसेज हैं यूनियन और स्टेट में, वो सभी चीज़ें इसमें आती हैं। पार्ट 14A क्या है, ट्राइब्यूनल्स, जो डिफरेंट टाइप्स के ट्राइब्यूनल्स हैं उनके बारे में इसमें जानकारी है, उनके क्या जुरिस्डिक्शन क्या होगा, उनके राइट्स क्या होंगे, उनके रूल्स क्या होंगे, इनके बारे में यहाँ पे है। इलेक्शंस क्या है, इलेक्शंस कौन होल्ड करेगा, इलेक्शन कमीशन क्या होगा, ये इसके बारे में जानकारी है। 16 जो है वो स्पेशल प्रोविजंस है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं सर्टेन क्लासेस से रिलेटेड। ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में है आपका पार्ट 17, और पार्ट 18 आपका है इमरजेंसी प्रोविजंस, जो आप 356, 355 ये सब वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो वो है। फिर पार्ट 19 जो है वो मिसेलेनियस है, अलग अलग तरह के विषय हैं इनमें। पार्ट 20 जो है वो अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेंडमेंट कैसे होगा कॉन्स्टिट्यूशन का। पार्ट 21 है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस, ये जैसे 370 वगैरह आपके जो हुआ करते थे वो इसी में होते थे, टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस में। और पार्ट 22 जो कि अब इफेक्टिवली पार्ट 24 है, तो ये 25 है, तो ये शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, ये सभी चीज़ें इसमें हैं। तो यदि आप देखें तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ये स्टेट को लिमिट करती हैं। ये कैसे स्टेट को लिमिट करती हैं, ये स्पेसिफिकली मेंशन करती हैं कि स्टेट क्या कर सकता है। वो ये नहीं कहती कि स्टेट क्या नहीं कर सकता है, वो ये कहती हैं कि स्टेट क्या कर सकता है, और यदि स्टेट उसके बाहर कुछ भी करता है तो स्टेट की वो एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस होगी, जिसके लिए आपको जुडिशियल रेमेडी का जो क्लॉज है, जो आर्टिकल है, उसके अंदर आप जुडिशियल रेमेडी के लिए जा सकते हैं और जुडिशियल रेमेडी आपको मिल सकती है। स्टेट यदि ऐसा कुछ भी करता है जो उसके लिए उल्लिखित अधिकारों से जरा भी बाहर है। स्टेट का मतलब यहाँ पर लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तीनों है। तीनों पार्ट जो हैं गवर्नमेंट के, यानी स्टेट के जो तीनों हिस्से हैं, वो उसको स्टेट में जब आप कंबाइन कर देते हैं तो उसको स्टेट कहते हैं, और सभी के राइट्स एकदम क्लियरली मेंशन्ड है। देखिए उन पे लिमिट कहाँ सेट होती है, उन पे लिमिट सेट होती है कि जो भी उसमें कहा गया है उसके बियॉन्ड अगर कुछ भी स्टेट करता है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाता है, और उसको सुप्रीम कोर्ट कह सकती है कि ये अल्ट्रा वायरस है, और उसको स्ट्राइक आउट कर सकती है, कह सकती है कि नहीं, ये स्टेट नहीं कर सकता। इसमें से कुछ भी आप एक नागरिक की तरह आपसे नहीं कहा गया है, क्योंकि जैसे आपका जो यूनियन और स्टेट के रिलेशन है, या जो आपका स्टेट जुडिशरी है या यूनियन जुडिशरी, ये सभी चीज़ें इसमें जो हैं ये इनसे संबंधित है,
या आपका जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है स्टेट के लिए ही हैं कि स्टेट को किस डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स आपसे डायरेक्टली रिलेटेड हैं, लेकिन ये आपको कुछ भी करने को नहीं कहते। फंडामेंटल राइट्स स्टेट एक्शन के खिलाफ आपको एक गारंटी देते हैं कि जो भी ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनके खिलाफ स्टेट कोई एक्शन नहीं ले सकती। हालांकि बाद में जो कॉन्स्टिट्यूशन में इनके जो एक्सेप्शन जोड़ दिए गए, जैसे आर्टिकल 19(1) के लिए आर्टिकल 19(1) के लिए 19(2) जोड़ दिया गया एज एक्सेप्शन की स्टेट कैसे इन पर रोक लगा सकता है। आपका फंडामेंटल राइट टू स्पीच जो है वो खींच लिया गया गवर्नमेंट द्वारा 19(2) द्वारा, आर्टिकल 19(2) द्वारा, लेकिन हम उन सब में नहीं जाते। इशू ये है कि इसमें से जो कुछ भी है वो ये कहता है कि ये आपका सरकार की लिमिट है और सरकार इतना कर सकती है। यानी जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। यदि आप देश को गवर्नमेंट से कंफ्यूज करेंगे तब तो आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। इसको आप और बेहतर तरीके से तब समझ पाएंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हम कहते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इट बोरोज हैविली, ये बहुत ज़्यादा बोरो करता है कहाँ से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो ब्रिटिश लेके आए थे, जो वो कहते थे कि इंडियन गवर्नमेंट में यूनियन, स्टेट्स, जुडिशरी ये क्या कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, इनके क्या राइट्स होंगे, उन सभी चीज़ों को इस कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़े बहुत चेंजेस के साथ ऑलमोस्ट सिमिलरली अडॉप्ट कर लिया गया है। लेकिन ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है कि इंडिया क्या है। हाँ, अगर आप यदि ये कहते हैं कि यूनियन क्या है और स्टेट्स क्या है, और चूंकि इंडिया यूनियन और स्टेट से मिलकर बना है इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, नहीं। चूंकि इंडिया इज एक्चुअली इट्स सिटीजन्स, भारत जो है एक्चुअली इसके सिटीजन्स हैं, इसलिए इसको ये कहना कि ये जोग्राफिकल लोकेशन है, नहीं। जो ये सिटीजन्स हैं, जो वो जिस भी जोग्राफिकल लोकेशन में फैले हुए हैं वो इंडिया है। तो इसलिए इसको ये कहना कि सिर्फ यही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वही इंडिया है, नहीं, ऐसा नहीं। सिटीजन्स ही इंडिया है। क्यों? क्योंकि आपका प्रेम्बल बड़ा क्लियरली कहता है। आपका प्रेम्बल क्या कहता है? आपका प्रेम्बल कहता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, ये सभी चीज़ें हैं, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Give to ourselves this Constitution, yani the state will act in the ways that are mentioned in this Constitution. State will not act anything beyond that. इसमें जो आपके 5 बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इसमें भी ये सभी चीज़ें जो है ये स्टेट से ही रिलेटेड, दैट इंडिया इज़ अ सोवरेन स्टेट, इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट स्टेट, इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट एंड इंडिया इज़ अ रिपब्लिक. Republic means India is a democratic republic. India is a democratic republic means republic is the where the power lies in the within the representatives of the people, not within the people but representative of the people. Representative of the people legislate to make rules for the country as a whole. It is not that everybody is free to make their own rules and regulations. No, that is why it is a republic. But everything here simply says that it is something for the government.
देयरफॉर ये कहना कि हमारा हम एक नागरिक की तरह कॉन्स्टिट्यूशन से बने हुए हैं, जी नहीं। एक नागरिक की तरह हमारा जो बिहेवियर है या जो हमको पालन करना होता है वो होते हैं कानून। हमको कानूनों का पालन करना होता है, हमको अपने सोशल कन्वेंशंस का पालन करना होता है, हमको सोशल रूल्स का पालन करना होता है और हमको अपने धर्म का पालन करना होता है। यानी एक नागरिक की तरह हम धर्म के हिसाब से चलेंगे, हम कानून के हिसाब से चलेंगे और हम सामाजिक नियमों के हिसाब से चलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने की हमारे ऊपर कोई बाध्यता नागरिक की तरह नहीं है। नागरिक की तरह कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने की बाध्यता सरकार पर है, नागरिकों पर नहीं है। हाँ, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं कि भाई जो कानून है वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स के भीतर ही पास किए जाते हैं, यानी यदि आप कानूनों का पालन करते हैं इसका मतलब आप कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं। जी नहीं, एक्चुअली कानून तो सरकार कुछ भी बना सकती है, सरकार कानून कुछ भी बना सकती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सरकार के कानून बनाने के अधिकार पर लिमिट करता है। यानी सरकार के सरकार कानूनों में कौन से काम कर सकती है, कौन से काम नहीं कर सकती है, कौन से अधिकार अपने हाथ में ले सकती है, कौन से अधिकार अपने हाथ में नहीं ले सकती, कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को लिमिट करता है। देखिए, कानून का पालन करना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, दो तरह के कानून होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव कानून वो होते हैं जो आपसे कहते हैं कि आप ये मत करिए, यानी वो जिस चीज को मना करते हैं वो आपको नहीं करना है, क्योंकि वो करना जो है वो इलीगल होता है और उसके लिए आपके लिए सजा का प्रोविजन होगा या फाइन का प्रोविजन होगा या जिस भी तरीके से आपको रोका जा सके वो तरीके होंगे उसमें। तो ये नेगेटिव कानून होते हैं, जैसे आपके आईपीसी है, ये सभी चीजें जो हैं, आपका जो क्रिमिनल कोड्स हैं, ये सभी आपके नेगेटिव कानून है। लेकिन इस नेगेटिव कानूनों का ये होता है कि यदि आप जो कानून में लिखा हुआ है वो आपको नहीं करना है, उसके सिवा आप जो कुछ भी करेंगे वो सभी चीजें लीगल है। यानी जो कानून में लिखा है नेगेटिव कानून में कि ये आप नहीं करेंगे, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, बाकी आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो सभी लीगल है। तो एक्चुअली आप जो कर सकते हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लॉ है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लॉ है। लॉ सिर्फ ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि ये चीजें आप नहीं कर सकते, बाकी जो भी चीजें आप करते हैं लॉ उस पर साइलेंट है, लॉ उस पर कुछ भी नहीं बोलता। तो इसलिए ये कहना कि कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आपका बिहेवियर है, नहीं, आपका बिहेवियर ये है कि लॉ आपको कुछ चीजों को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो आप नहीं करते। इसी तरह से कुछ पॉजिटिव कानून होते हैं जो आपको कहते हैं कि आपको ये करना है। जैसे आपका इनकम टैक्स एक्ट है, वो आपको कहता है कि ये आपको करना है, ये करना है, वो उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह के प्रोविजंस हैं। लेकिन जैसे आपसे कहता है कि आपको अपना आईटीआर भरना है और ये सभी चीजें जो भी हैं, अब वो इनकम टैक्स एक्ट आपसे कहता है और आप उसको करते हैं। तो ये जो पॉजिटिव एक्ट है ये आपको करने हैं, इनको आपको फुलफिल करना है। यदि आप उसके प्रोविजंस से कवर होते हैं तो आपको वो पॉजिटिव एक्ट्स फुलफिल करने हैं। यानी यदि आपको आईटीआर भरना है तो आपको आईटीआर भरना है, यदि आप नहीं भरेंगे तो वो आपके पार्ट पे रॉन्ग होगा और वो आपको आपके खिलाफ जो भी एक्शन हो सकता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ले लेगी। लेकिन यदि आप उतना कर देते हैं जिसमें जितना उसमें लिखा है, लेकिन यदि आप उसके बियॉन्ड कुछ भी करते हैं, जो उसमें लिखा है वो तो आप कर ही रहे हैं, उसके बियॉन्ड भी अगर आप कुछ कर देते हैं तो वो इलीगल नहीं हो जाता। यदि जो लिखा है उसके बियॉन्ड कुछ भी आप करते हैं तो वो इलीगल नहीं हो जाता। कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट का रिलेशन दूसरी तरह का है। गवर्नमेंट सिर्फ उतना कर सकती है जितना लिखा है, यानी गवर्नमेंट उससे थोड़ा कम कर सकती है, लेकिन उसकी लिमिट सेट है, जितना लिखा है वहीं तक। उसके बियॉन्ड गवर्नमेंट यदि कुछ भी करती है, उसके बियॉन्ड अगर गवर्नमेंट कुछ भी करती है तो वो अल्ट्रा वायरस है। अभी एक दिन एक लॉ के जानकार के साथ बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि देखिए, ऐसा होता है कि लोग सुप्रीम कोर्ट अपनी डेफिनेशन को ब्रॉडन कर देती है,
या गवर्नमेंट जो है कहती है कि हमारा पर्पस जो है उसको किसी चीज़ में कवर करने की कोशिश करती है। देखिए, इशू ये नहीं है, अगर सुप्रीम कोर्ट उस डेफिनेशन को ब्रॉडन नहीं करती है, अगर सुप्रीम कोर्ट किसी डेफिनेशन को ब्रॉडन नहीं करती, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के फंडामेंटल राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 में कवर कर दिया, आर्टिकल राइट टू प्राइवेसी को। तो अब ये कहना कि बाय डेफिनेशन सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेशन को वाइडन कर दिया और उसको उसमें कवर कर दिया, तो इसलिए प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यदि उसको उस डेफिनेशन को वाइडन नहीं करेगी, तो सिंपल सी चीज़ ये है कि जो भी सरकार बियॉन्ड व्हाट इज रिटन करेगी वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है लॉ, एक नागरिक की तरह लॉ मानने में और एक सरकार की तरह यानी स्टेट की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को मानने में। स्टेट को की बाध्यता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में जितना लिखा है केवल उतना ही करे। नागरिक को एक तरफ तो आप बाध्य कर सकते हैं कि आप ये मत करो, या आप कह सकते हैं कि ये तो आपको करना है, इसके बियॉन्ड यदि आप कुछ करते हैं तो उसके लिए कुछ भी लिमिट नहीं है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नागरिकों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, नागरिकों के लिए लॉज हैं, सोशल रेगुलेशंस हैं, सोशल कन्वेंशंस हैं और धर्म है, उनका धर्म। धर्म का यहाँ पे मतलब रिलीजन नहीं मैं कह रहा हूँ, यहाँ मैं उसको कह रहा हूँ धर्म। जो आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट है, दैट इज एन गारंटी अगेंस्ट स्टेट एक्शन, कि स्टेट इन फंडामेंटल राइट्स को दे कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम यू थ्रू एनी लॉ, दे कैन नॉट टेक इट अवे फ्रॉम यू थ्रू एनी लॉ if it is not satisfied by the provisions of the constitution. If it is not satisfied by the provisions of the constitution, they cannot take it away from you. यानी वो आपसे आपके फंडामेंटल राइट्स को ले नहीं सकते यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से नहीं चलते। तो एक चीज तो ये हो गई। फिर हम मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज का प्रश्न उठाया कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज तो होती हैं जिनमें नागरिकों को सीधे सीधे कहा जाता है कि आपको ये चीज़ें करनी है। तो नंबर एक बात तो ये है कि भाई देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इन्फोर्सेबल नहीं है। नंबर एक बात तो ये, जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने अभी आपको दिखाया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नंबर एक तो वो इन्फोर्सेबल नहीं है। और ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको यहाँ दिख रही हैं, यदि आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं 10 की 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ सकते हैं। आप इंटरनेट पर भी सर्च करके इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ सकते हैं। लेकिन ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन कुछ लॉज बना दिए गए हैं इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को का पालन कराने के लिए, जैसे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस एंड नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। इसके ऊपर आपका लॉज बन गए हैं कुछ, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम का की इंसल्ट नहीं करने देते। हालांकि मैं इस तरह के कानूनों के पक्ष में कभी नहीं रहा, और इफ़ यू रीड दोज लॉज, अगर आप उन कानूनों को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हाउ पुअरली दे आर रिटन। उन कानूनों को मैंने एक बार पढ़ा था, दे आर वेरी पुअरली रिटन with a lot of grammatical mistakes. I don't know how they can be enforced in a court of law. It's always at the mercy of the court, क्योंकि वो लॉज इतनी पुअरली रिटन है कि उनके ऊपर कोई भी चीज़ें आइडेंटिफाई करना कि इससे सचमुच ऑब्जेक्टिवली क्या रूल बनता है वो कोई भी क्लियर नहीं होता। लेकिन ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आई कब थी? ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपके ओरिजिनल फ्रेमवर्क्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का कंसेप्ट नहीं था। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आई थी 42nd अमेंडमेंट में 1975 में, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो उन्होंने सोवियत संघ से इसको बोरो किया था। उन्होंने इसको सोवियत संघ से बोरो किया और सोवियत संघ से इसको बोरो करके आपको कहा कि भाई देखो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये केवल सरकार के ऊपर ही लिमिटेशंस लगाता है। उन्होंने कहा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये नागरिकों पर भी लिमिटेशंस लगाएगा। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ में जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो नागरिकों पर लिमिटेशंस लगाता था, इसलिए उन्होंने कहा कि भारत के भी कॉन्स्टिट्यूशन में नागरिकों पर भी
लिमिटेशन लगाया जाएगा। लेकिन भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करना ठीक वैसे ही है जैसे आप फिजिक्स के किताब में फिजिक्स की बुक हो और उसमें कबीर के दोहे जोड़ दें। बुक है फिजिक्स की और आप उसमें कबीर के दोहे जोड़ दें, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बुक है टू पुट लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ द स्टेट, to put limits on the power of the state so that the state does not become totalitarian, जिससे कि स्टेट जो है वो तानाशाह न हो जाए या सब कुछ सर्वे सर्वा न हो जाए। टोटलिटेरियन यानी सर्वे सर्वा, स्टेट जो है सर्वे सर्वा न हो जाए, स्टेट जो है सरकार माई बाप न हो जाए, स्टेट जो है साहब न हो जाए, यानी वही वो सब कुछ न हो जाए जो ब्रिटिश थे। इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये एक्चुअली ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के राइट्स पे, उसके एक्सटेंट पे, सभी चीज़ों पे रोक लगाता है। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, यदि कोई आपसे कभी भी कहे कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलने की ज़रूरत है, आप कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलते, आप चलते हैं जो मैंने 3 चीज़ें बताई उनके हिसाब से। यदि कोई आपसे कहे कि आपको सेकुलर होना है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर है, जी नहीं, सेकुलर केवल स्टेट है। सेकुलर वर्ड ही स्टेट के लिए यूज़ होता है। भारत में इसको सबके लिए यूज़ करने लगे कि सेकुलर नागरिक सेकुलर, ये सेकुलर वो सेकुलर, नहीं, सेकुलर सिर्फ और सिर्फ स्टेट होता है। क्यों? दैट इज द स्टेट, सेपरेशन बिटवीन स्टेट एंड द चर्च का जो कंसेप्ट था, तो जो सेकुलर स्टेट है दैट डज नॉट कंसीडर रिलीजन टू बी अ इम्पॉर्टेंट इशू व्हेन डिसाइडिंग एनीथिंग। तो सेकुलर जो होता है वो स्टेट ही होता है। सोशलिस्ट जो होता है वो भी स्टेट ही होता है, नागरिक सोशलिस्ट नहीं होता। नागरिक जैसे आप सेकुलर नहीं है, आप अपने धर्म के हिसाब से चलेंगे। आपसे कोई ये कहे कि आपके लिए सभी धर्म बराबर होने चाहिए, तो आपके लिए नहीं हो सकते भाई। यदि आप हिंदू हैं तो आपके लिए हिंदू धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, यदि आप मुस्लिम हैं तो आपके लिए मुस्लिम धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, आप यदि ईसाई हैं तो आपके लिए ईसाई धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, यदि आप सिख हैं तो आपके लिए सिख धर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आपके लिए सभी धर्म बराबर नहीं हो सकते। स्टेट के लिए सभी धर्म बराबर होने चाहिए। स्टेट एक्चुअली शुड बी ब्लाइंड टुवर्ड्स द रिलीजन। स्टेट को रिलीजन दिखना ही नहीं चाहिए। दैट इज व्हाट सेकुलरिज्म इज। इट इज नॉट दैट ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल, बल्कि ये है कि स्टेट को रिलीजन दिखना ही नहीं चाहिए। ये अलग बात है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में जो वो दिया हुआ है वो भी इसीलिए दिया हुआ है कि स्टेट को रिलीजन दिख के स्टेट कुछ रिलीजन्स पर रोक लगाने की कोशिश न करे। इसीलिए आपके फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन भी है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन भी है। इस तरह के राइट्स भी दिए हुए हैं जिससे कि स्टेट कहीं ये कह के कि हम जो है रिलीजन नहीं देख रहे हैं और इस तरह के हरकतें करें तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सके। और बाकी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, तो रिपब्लिक जो है वो मैंने आपको बता दिया है, दैट इज अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए जो है मेरा ये मानना है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलता। भारत सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना होता है और मैं अपने धर्म के हिसाब से चलूँगा, अपने सोसाइटी के हिसाब से चलूँगा और देश में जो कानून है उनका पालन करूँगा। मुझे सेकुलर होने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे सोशलिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सब मेरा काम नहीं है, ये सब सरकार का काम है। नमस्कार। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और यदि सहयोग करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए इस UPI ID पर या इस QR कोड पर आप मुझे सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार।